ध्यान दीजिए भैया, सैटेलाइट क्या है, क्या होता है भैया? विच रिवॉल्व अराउंड अ मैसिव बॉडी, मैसिव लाइक सन, और सन के लिए कौन होगा? प्लैनेट, और प्लैनेट के लिए कौन होगा? मून। इसको क्या कहते हैं भैया? हम सैटेलाइट। जो किसी भी मैसिव बॉडी के अराउंड में रिवॉल्व कर, उसको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। हमारे पास दो टाइप के सैटेलाइट है, देयर आर टू टाइप ऑफ सैटेलाइट। तो पहला टाइप है वो है भैया आर्टिफिशियल, नेचुरल सैटेलाइट। क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट मतलब क्या होता है? क्रिएटेड बाय नेचर। कौन क्रिएट करता है इनको? ठीक है। एग्जांपल में अगर मैं बात करूं सन की, तो सन के लिए ऑल प्लैनेट्स आर सैटेलाइट। सारे प्लैनेट जो होते हैं सैटेलाइट होते हैं, इसके लिए सन प्लैनेट। और मैं प्लैनेट की बात करूं, ऑल मून्स आर सैटेलाइट, ऑल सैटेलाइट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर मैं बात करता हूँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। बस सबके अपने मून होते हैं, ऐसा नहीं है कि अर्थ वाले पे मून कहते हैं। समझ गया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्रिएटेड बाय ह्यूमन। किसके द्वारा क्रिएट किया था? व्यक्तियों के द्वारा, मानवता के द्वारा जो क्रिएट किया था उसे भैया हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे हम एग्जांपल में चंद्रयान फर्स्ट का चंद्रयान सैटेलाइट रिवॉल्व करता हुआ, पहले रिवॉल्व कर रहा था ना। थर्ड आर्यभट्ट फर्स्ट, सेकंड मंगलयान फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये सब क्या है भैया? इनसेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, ये सब क्या है भैया? सैटेलाइट। ध्यान दीजिए, रुक जा, जल्दी हो रही है। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट क्या है भैया? प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट को लॉन्च करने का प्रिंसिपल क्या होता है? सबसे पहले सैटेलाइट को क्या करते हैं? पर्टिकुलर हाइट पर ले जाते हैं। क्या करते हैं? उसके बाद वो घूमने लगता है। तो हाइट पे ले आने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? एस्केप वेलोसिटी का। क्या करते हैं? तो घुमाने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो भैया सबसे पहले, सब कैसे लिख, क्या लिख रहा हूं? सबसे कैसे? सब से है ना। पहले सैटेलाइट को ऑर्बिट में सैटेलाइट को ऑर्बिट में ले जाते हैं बाय यूजिंग एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का यूज करके कहां ले जाते हैं? ऑर्बिट में। दूसरा, फिर सैटेलाइट को
को ऑर्बिट में घुमाते हैं, बाय यूजिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ। ठीक है भैया, समझ गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, सैटेलाइट को ऊपर ले गया, ये अर्थ आता है, अर्थ की रेडियस क्या आर, आप उसको एच हाइट तक ऊपर ले गए यहाँ पर, और उसके बाद एक पर्टिकुलर ऑर्बिट और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाने के बाद उसको एक पर्टिकुलर स्पीड से हमने छोड़ दिया। ठीक है, अब वो घूमने लगता है, ऐसा घूमता है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, ऐसा घूमने लगता है एक सर्कुलर पाथ में। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, स्मॉल आर इक्वल्स में आर प्लस एच। ठीक है, स्मॉल आर इक्वल्स में देखिए आर प्लस एच, सेटेलाइट की कुल दूरी कितनी है सेंटर से, इस सेंटर से यहां तक की दूरी क्या होगी, आर प्लस एच होगी ना, उसको मैंने स्मॉल आर ले रखा है, क्या लिखा है। अब देखिए कोई भी चीज घूमती है सर्कल में, तो उसको घूमने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, सेंटर से बांध के रखता है, और वो बांध के रखता है, यहाँ पर बांधने वाला फोर्स कौन है, इस सैटेलाइट को इस अर्थ से बांधा है किसने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। किसने बांध रखा है, यानी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, खुद ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गया, तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर में सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा जी, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, मास ऑफ प्लेनेट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अपॉन में एम वी आर होता ना, एम से एम क्या हुआ, कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, जी एम अपॉन में स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या है, आर प्लस एच, तो वीओ क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी एम अपॉन में आर प्लस एच। इफ satellite is very close to अर्थ, अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत क्लोज में है तो आर क्या होगा, अर्थ की रेडियस क्या होगी, एच से बहुत बड़ी होगी, हाइट कितनी होगी, 1-2 किलोमीटर होगी ना, अर्थ की रेडियस क्या है, 6400 किलोमीटर। देन आर बहुत बड़ा होगा, एच बहुत छोटा होगा, बहुत बड़े में बहुत छोटा जोड़ने पर क्या होता है, बड़ा ही वाला रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वीओ इक्वल्स में क्या होगा, जी एम, और ये क्या होगा, नीचे आर जाएगा, आर प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, आर के बराबर रहेगी। अच्छा, आपको पता है स्मॉल जी क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला ये होता है, पढ़ा रखा मैंने पहले। तो जी एम क्या होगा, जी आर स्क्वायर क्या होगा, देन वीओ क्या हो जाएगा आपका, जी आर स्क्वायर अपॉन में आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, वीओ इक्वल्स टू में जी आर। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था वी नो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट 2 जी आर एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ, दूसरा रिजल्ट बता रहा हूं मैं केस डालने के बाद। ठीक है, रिलेशन इन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। मैंने क्या किया, एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट 2 बचेगा ना, तो एस्केप वेलोसिटी को उसमें अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया। अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी दे रखी है तो एस्केप निकाल सकते हो, एस्केप दे रखी है तो ऑर्बिटल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड सैटेलाइट क्या पीरियड, देखो बेटा यहाँ पे कॉपी नहीं करते, बंद कर ले, ठीक है, घर पे कॉपी करते, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है,
तो जितने टाइम में एक चक्कर लगा ले पूरा, टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। तो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है हमेशा डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट। वेलोसिटी को कंप्लीट करने का टाइम क्या होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होता है 2 पाई r अपॉन में वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट क्या है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये जाएगा आपका टाइम पीरियड 2 पाई r। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या रखी है gm अपॉन में r। इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा 2 पाई, देखा होगा ऊपर जाएगा, ये r है, ये r अपॉन में gm हो गया, मानो समझ गया। अब इस r को अंदर ले आएगा तो क्या होगा t इक्वल्स टू में 2 पाई r क्यू अपॉन में gm हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं समझा। अबे r को जब अंडर रूट के अंदर ले आएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी r है तो r स्क्वायर और r क्या होगा, r की पावर 3। 2 पाई r क्या होता है, स्मॉल r क्या था, r प्लस h होल क्यूब अपॉन में क्या हुआ gm हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब एक सेकंड में कितनी साइकिल हुई है, एक सेकंड में सैटेलाइट की कितनी साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये होता है साइकिल पर सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा आपका। इस टाइम पीरियड का उल्टा कर दो तो क्या होगा 1 बाय में 2 पाई अंडर रूट gm अपॉन में r प्लस h का, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। फिर आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से लिखते हैं, एक सेकंड में कितना एंगल कवर किया है, एक सेकंड में, उसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, एक सेकंड में अगर 60 डिग्री का एंगल किया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी 60 डिग्री पर सेकंड, क्या होगी 60 डिग्री पर। अच्छा हमें पता है एक सेकंड का एंगल है, 1 सेकंड का एंगल क्या कहते हैं, 1 सेकंड एंगल, एक सेकंड के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, अब एक चीज देखिए, आपको पता है एक सेकंड में कितनी साइकिल होती है, f क्या होती है, एक सेकंड में f साइकिल होती है, कितनी होती है, समझ गया। और एक साइकिल का एंगल कितना होता है 2 पाई, क्या होता है, एक साइकिल में 2 पाई का एंगल होता है ना। नंबर ऑफ साइकिल एक सेकंड में कितनी है f, और एक साइकिल का एंगल कितना है, तो एक सेकंड में एंगल कितना होगा 2 पाई f, क्या हो जाएगा, समझिए इस चीज को, एक सेकंड में कितनी साइकिल है f, एक साइकिल का एंगल कितना है 2 पाई, तो एक सेकंड में कितना एंगल होगा 2 पाई f, क्या होगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई f। f आपको पता ही है, मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई से तो आपका आएगा अंडर रूट gm r प्लस h का क्यूब, ठीक है, समझ गया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फिर क्या, हाइट ऑफ सैटेलाइट, सबसे मेन टॉपिक है आज का, हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ एच। देखिए भैया सुन लीजिए, हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, तो अपने को पता ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी, अंडर रूट gm अपॉन में r प्लस h, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हुआ h हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अच्छा ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी 2 पाई r प्लस h अपॉन में टाइम पीरियड। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी, ऑर्बिट का डिस्टेंस, ऑर्बिट का डिस्टेंस क्या 2 पाई r, स्मॉल r की वैल्यू क्या कैपिटल R प्लस h, ये स्मॉल r है एक्चुअल में, अब आप लिख देता हूँ वरना, अपॉन में टाइम पीरियड 2 पाई स्मॉल r की वैल्यू क्या कैपिटल R प्लस h अपॉन में t, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर उसका स्क्वायर भी कर देना, तो क्या होगा 4 पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा ना, तो क्या 4 पाई स्क्वायर r प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन में टाइम का स्क्वायर, एक को उसमें क्या हुआ gm अपॉन में r प्लस h, इसका स्क्वायर था ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर था, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये रखी थी, यहाँ पे स्क्वायर हो गया इसका भी, तो ये आ गया, ठीक है। अब एक काम करो, ये क्या होगा r प्लस h का होल क्यूब, इसको
इधर ले आओ, ये जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 4 पाई स्क्वायर, और इधर होगा तो क्या हुआ GM T², कोई दिक्कत तो नहीं है। तो R+H होल क्यू यहाँ पे आएगा, और इधर जाओ तो GM 4 पाई स्क्वायर और ये T², क्यू को इधर ले आओ तो R+H, ठीक है, GM T² 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 हो जाएगा, क्यूब इधर गया, ठीक है। तो आपको H निकालना है, तो H क्या हो जाएगा GM T² 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 -R, ठीक है। ये हो गया आपका हाइट ऑफ सैटेलाइट। क्या आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी सभी सैटेलाइट की आपको हाइट निकालनी होगी, तो आप इसी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब आते हैं भैया टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट की कुल, आप देखिए सैटेलाइट की जो कुल एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, और ये सैटेलाइट है। कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर, मास इसका m है और वेलोसिटी कितनी है इसकी v है, ठीक है। अर्थ का मास क्या, कैपिटल m, इसका मास क्या, कैपिटल m है, ठीक है, अर्थ का मास, ठीक है। तो काइनेटिक क्या होगी, तो हाफ मास वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है, सैटेलाइट की हाफ। ये किसका मास है, जो घूम रहा है, अर्थ का, सैटेलाइट का मास है, किसका मास है, हाफ मास ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी, √GM में R+H का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर है। देखो तो ये लिखेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हाफ स्मॉल है GM R+H, तो इसको सॉल्व करो तो क्या है, क्या कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R+H 2। ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। क्या होगी, ठीक है। पोटेंशियल क्या होगी, आपको याद है, -G मास ऑफ अर्थ क्या है, कैपिटल M, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में दोनों के बीच की दूरी क्या है, R+, याद है। पोटेंशियल एनर्जी जोड़ के रखती है, इसलिए इसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, क्या लगा है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक की वैल्यू क्या रखी है, GM स्मॉल m अपॉन में 2R+H, और पोटेंशियल क्या होगी, माइनस है ना, तो G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में R+H। सॉल्व करो तो क्या होगा, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में 2R+H। ये होगी टोटल एनर्जी। क्या आगे भैया, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, इसको अगर आप देखते हो ध्यान से, तो अगर मैं इतना देखूं तो ये क्या है, ये पोटेंशियल है, क्या है ये, तो हम क्या सीखते हैं भैया कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू में पोटेंशियल एनर्जी और डिवाइड बाय 2। चलो आप दूसरे तरीके से देखो, काइनेटिक क्या आपकी 2 है ना, काइनेटिक ये रही आपकी, ये रही काइनेटिक, ये काइनेटिक है। अगर मैं देखूं तो मैंने काइनेटिक में, ये भी तो काइनेटिक है, बस आगे क्या लगा है, माइनस लगा है। तो हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी इक्वल्स टू में सैटेलाइट क्या होगी, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ऑफ एनर्जी ऑफ, देखिए जितनी एनर्जी से सैटेलाइट बाइंड होता है ना, बाइंडिंग एनर्जी में से क्या होती है, नेगेटिव होती है। क्या होती है, तो जो नेगेटिव एनर्जी है वही क्या है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। क्या है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या है, वह एनर्जी जो सैटेलाइट को प्लैनेट से क्या करे, प्लैनेट से बांध, ढाका से लिखते हुए इसी लिखा, ये लिखा बांध के रखे, ठीक है। जो एनर्जी सैटेलाइट को प्लैनेट से क्या करती है, बांध के रखती है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं इसे, बाइंडिंग एनर्जी।
और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। क्या होती है? ठीक है, ये एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है मान के रखा हुआ है। ठीक है, अब इसका पता कैसे चले? इसका पता कैसे चले कि भैया बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? तो हम तोड़ देते हैं प्लेनेट को, उखाड़ देते हैं। आपको एटम पढ़ा आपने? एटम, एटम में पढ़ा होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या पढ़ा होगा? वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल दे, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं भैया? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब उतनी एनर्जी से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अगर मैंने उतनी एनर्जी दे दी तो क्या होगा? निकल जाएगा, क्योंकि उतनी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? जीरो हो जाती है। क्या होती है? और जीरो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं रुकता, वो क्या होता है? ऑर्बिट छोड़ करके बाहर निकल जाता है। इतनी एनर्जी से सैटेलाइट जुड़ा हुआ है। अगर मैं इतनी एनर्जी दूं, कितनी एनर्जी? टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच और टू। ठीक है, मैंने क्या किया? ये सैटेलाइट की एनर्जी क्या है? सैटेलाइट की एनर्जी। और मैंने क्या किया? इतनी एनर्जी दे दी इसको, प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में आर प्लस एच। तो इसके पास क्या होगी? इसकी इसकी इस एनर्जी की वजह से, इस एनर्जी एनर्जी की वजह से वजह से सैटेलाइट सैटेलाइट प्लैनेट की ग्रेविटी से फ्री हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इस एनर्जी से अगर इतनी एनर्जी दूंगा तो सैटेलाइट की एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। और जब किसी की एनर्जी जीरो होती है तो प्लैनेट की ग्रेविटी से क्या होता है? फ्री रहता है। कहां चला जाता है? इन्फिनिटी पे। और वह सैटेलाइट इन्फिनिटी पर कहां चला जाएगा? इन्फिनिटी पर चला जाएगा। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इसी एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी ये आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? अब तेरे हाथ की ताकत कैसे पता लगेगी मुझे? तेरे हाथ में कितनी एनर्जी है? तोड़ना पड़ेगा ना उसको। तोड़ने के लिए जिस एनर्जी का इस्तेमाल करूंगा दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी। समझ गया? सैटेलाइट कितनी एनर्जी से बाइंड है? क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। समझ गया? जितनी एनर्जी में टूट गया, इतनी एनर्जी में टूट रहा है। यही क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है। समझ गए भैया? तो ये हो गया आपका सैटेलाइट। अब देखिए भाई, सैटेलाइट के दो टाइप होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के दो टाइप है। ठीक है, टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। टाइप ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल टाइप सैटेलाइट कितने टाइप होते हैं? तो दो। ठीक है, पहला है भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये कौन से सैटेलाइट होते हैं? तो जो सैटेलाइट जो हमेशा अर्थ के एक ही पॉइंट पर बने होते हैं। जैसे भारत के ऊपर कोई सैटेलाइट है, भारत के दिल्ली के ऊपर कोई सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट कभी भी अपनी लोकेशन चेंज नहीं करेगा, तो उसे क्या कहेंगे? जियो स्टेशनरी। इसका मतलब वो जमीन के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है। क्या है? ऐसा सैटेलाइट जो जमीन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। द सैटेलाइट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी सैटेलाइट रेस्ट में रहता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? ठीक है, हमेशा एक ही लोकेशन के ऊपर क्या होगा? मंडराता रहेगा, फिक्स रहेगा। हमेशा हमेशा पता, रुक तो जा, अभी तो बता रहा हूं कि एक ही लोकेशन पे
रहेगा, एक ही लोकेशन पे रहता है ये, ठीक है। अब ऐसा कैसे कर पाता है, तो प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर वो भैया ये रहा इंडिया, ये अर्थ है, जी, ठीक है, समझ जा। इंडिया के ऊपर एक ही लोकेशन पर है, ठीक है। अब ऐसे इसलिए होता है, प्रॉपर्टीज की ध्यान रखना, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसकी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। पहली है कि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ बराबर में टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, अगर 24 आवर है। अगर अर्थ, आपको पता है अर्थ एक चक्कर कितने देर में लगाती है, 24 घंटे में। सैटेलाइट भी अगर एक चक्कर 24 घंटे में लगा रहा है तो क्या कहलाएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। दूसरा, रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ बराबर में रोटेशनल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। अगर दोनों की रोटेशन स्पीड सेम है, अर्थ जितनी स्पीड से घूम रही है, अर्थ की रोटेशन स्पीड क्या होती है, अच्छा रोटेशन स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में टाइम होता है, क्या होता है। अगर एक रोटेशन की बात करो तो एंगल कितना होता है, 2 पाई का, और टाइम क्या होता है, 24 आवर। 24 आवर को सेकंड में चेंज करना है, तो 24 आवर 60 मिनट 60 घंटे। अगर इतने रेडियन पर सेकंड सैटेलाइट की स्पीड है, ये अर्थ की रोटेशन स्पीड होती है, पर सेकंड में इतना एंगल कवर करता है, इतने रेडियन एंगल। अगर इतनी सैटेलाइट की तो क्या कहलाएगा, जियो स्टेशन, ठीक है। तीसरा, ठीक है, कह रहा है भैया सेंस ऑफ रोटेशन इज सेम, सेंस ऑफ रोटेशन, रोटेशन इज सेम एज, नहीं समझे, कह रहा अर्थ अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो सैटेलाइट भी क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। ये सारी चीजें अगर है किसी सैटेलाइट के अंदर तो वो क्या है भैया, एक चीज और है, चौथा, हाइट ऑफ सैटेलाइट शुड बी 36,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर होनी चाहिए सैटेलाइट, 36,000 किलोमीटर की। समझ गया भैया। ये सारी प्रॉपर्टी अगर किसी सैटेलाइट से मैच कर रही है तो क्या होगा, वो हमेशा एक ही पॉइंट पर दिखाई देगा। अब जितनी स्पीड से वो घूम रही है अर्थ, उतनी स्पीड से वो भी घूमे, उसी डायरेक्शन में वो भी घूमे, तो हमेशा क्या दिखेगा, मैं एक ही लोकेशन पर दिखेगा। समझा, तू समझा, हाँ। तो भैया हमें स्पीड वगैरह बढ़ानी पड़ती है उसके, ठीक है, समझ गया। ये आइडियल कंडीशन, चार ये ध्यान रखना, यूज कोई सा भी एक चलेगा, नहीं नहीं कोई सा एक नहीं, चार हो, ठीक है। एक बार हम बात करेंगे। हाँ, अगर मान ले सब कुछ सेम है और सेंस ऑफ रोटेशन बदल गया तो धरती इधर घूम रही है वो उधर घूम रहा है तो लोकेशन तो चेंज ही होगी। दोनों की रोटेशन भी क्या होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। यूज, इसका यूज कहां पर है, तो यूज है भैया, सुन लीजिए, ब्रॉडकास्टिंग। क्या है, टीवी, रेडियो, हाँ, मैसोस्फीयर, मैसोस्फीयर के, अच्छा वो लेयर्स की बात कर रहा है क्या, हाँ तो क्या हुआ, तू क्या सोच रहा है पास में होता है क्या ये, नहीं स्पेस में नहीं होता, ये धरती पर ही होता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर, 200 250 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं होता। तीसरा, दूसरा इसका यूज है, ठीक है। एक तो ब्रॉडकास्टिंग में हो गया, एक वेदर फोरकास्टिंग में भी होता है, क्या होता है, वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट में भी इसका यूज होता है। मौसम, अब भैया हमें दिल्ली का मौसम बताना है तो हमें उस सैटेलाइट का क्या काम जो अमेरिका में घूम रहा है या कहीं और घूम रहा है, मैं तो दिल्ली के बारे में जानूँ ना, तो दिल्ली की लोकेशन में होनी चाहिए ना वो, एक्सेट्रा, बहुत सारी यूजेस, बहुत ज्यादा, ठीक है। अगला होता है भैया पोलर सैटेलाइट, क्या आता है भैया, पोलर सैटेलाइट, अभी बचा हुआ है पोलर सैटेलाइट, क्या है, पोलर सैटेलाइट, तो वो सैटेलाइट जो पोलर ऑर्बिट में घूमता हूं, पोल के अराउंड ही घूमता हूं, रिवॉल्व इन अ, रिवॉल्व इन अ पोलर ऑर्बिट, जो सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट में घूमता है उसे हम क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट कहते हैं। ये भैया आपकी अर्थ है, ये दो पोल है,
नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये सैटेलाइट की ऑर्बिट है। ठीक है, तो इस तरह के सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं भैया? पोलर सैटेलाइट कहते हैं। इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती नहीं है, यूज ध्यान रखना इसका। यूज क्या है इसका? मैपिंग। किसके काम में आता है भैया? मैपिंग। दूसरा नेविगेशन, नेविगेशन। तीसरा आर्मी पर्पस। पर्पस, ठीक है भैया, आर्मी पर्पस से काम में आता है। ये सब ध्यान रखना आपको, ठीक है, समझ गया? ये सैटेलाइट खत्म हो चुका है। अब आ रहा है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेट मोशन। ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, लेकिन फिर सिलेबस के अंदर आ गया, बाहर निकाल के वापसी कर दिया इसको। ठीक है, पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या है? ऑर्बिट। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ each planet revolve around the sun. Each planet revolve around the sun in an elliptical orbit. ठीक है, कह रहा है प्रत्येक जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड में कैसे घूमेगा? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल जानते हो? अंडा जैसा पाथ। जिसका पाथ कैसा हो? अंडे जैसा, उसे इलिप्स कहते हैं। कोनिक सेक्शन पढ़ोगे ना, मैथ्स है, मैथ्स है, तो मैथ्स में कोनिक सेक्शन पढ़ोगे, उसमें आप इलिप्स पढ़ोगे, तो इलिप्स ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। ठीक है, एक एक्सिस ये होता है, एक एक्सिस ये होता है। ए, इसको ए बी नाम देते हैं, इसको इसको नाम देते हैं सी डी को। ए बी को कहते हैं भैया, इस पाथ को इलिप्स कहते हैं। ए बी को कहते हैं से मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? मेजर एक्सिस। और सी डी को कहते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, और इलिप्स के हमेशा दो फोकस होते हैं, F1 और F2। अब सन कहां पर होगा? तो सन इज लाइक वन ऑफ द फोकाई, किसी एक फोकस पे लाई करेगा। वेयर सन इज लाइक वन ऑफ द फोकाई। फोकाई की FOCCI होता है ना, हाँ फोकाई। हाँ, फोकाई। कह रहा है सन किसी एक फोकस पे लाई करेगा। अगर मान लीजिए आप सन को F1 सेंटर, F1 पे मान रहे हो तो F2 पे नहीं होगा, F2 पे मान रहे हो तो F1 पे होगा। और ये प्लैनेट है, ये घूम रहा है, तो कह रहा है भैया प्रत्येक प्लैनेट कहाँ पे घूमता है? एक इलिप्टिकल पाथ में, और इलिप्टिकल पाथ के जो दो फोकस होते हैं उनमें से किसी एक फोकस पे कौन लाई करेगा? सन लाई करेगा। बस लो, ज्यादा दिमाग लगाने वाला है नहीं, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं भैया, बात करते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, इसको कहते हैं भैया लॉ ऑफ एरिया। क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ एरिया इसका नाम है। ये थोड़ा थोड़ा पूरा बोर्ड भर देगा ये, ठीक है, और काफी लॉजिकल है। तो ये कहता है भैया, ये इस लॉ के हिसाब से कि सन पर यूनिट टाइम में प्लैनेट के सॉरी प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड पर यूनिट टाइम में हमेशा इक्वल एरिया कवर करेगा। मतलब एक सेकंड में अगर मान लीजिए सन 50 गज का एरिया कवर कर रहा है, तो वो कहीं पर भी होगा एक सेकंड में 50 गज का ही एरिया कवर करेगा। समझ में बात नहीं? समझ गया? अभी देखो, जैसे मान लीजिए ये क्या इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये क्या है भैया? आपका सन है। ठीक है, मान लीजिए ये यहां पर है। ठीक है, ए से बी पर आया सन। कहां पे आया? उसने कितना एरिया कवर किया है? देखो सेक्टर दिख रहा है आपको, इसके एरिया की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ए से लेके बी तक आने में
इसको टाइम लगा t1, क्या लगा, और एरिया कितना कवर किया इसने, a1 कितना किया। अच्छा, प्लैनेट आ गया यहां पर, ठीक है, सी पे आ गया और फिर कहां चला गया, डी पर। टाइम कितना लगा, सी से डी पर t2 क्या लगा, और यहां से यहां तक का एरिया कितना कवर किया इसने, a2। कह रहा है इफ t1 बराबर में t2, अगर t1 टाइम t2 के क्या है बराबर है, तो देन a1 बराबर में a2 भी होगा। क्या होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है भैया, सेकंड इक्वेशन है। और डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या हुआ, a1 अपॉन में t1 और a2 अपॉन में एरिया अपॉन में टाइम। देखिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है वेलोसिटी, एरिया अपॉन में टाइम होता है एरियल वेलोसिटी। क्या होता है, तो एरियल वेलोसिटी फर्स्ट इक्वल्स टू में एरियल वेलोसिटी सेकंड। पता क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भी प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी सन के अराउंड हमेशा क्या होती है, फिक्स रहती है। क्या रहती है, अब देखो यहां पे लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the aerial velocity of planet around the sun is always fixed। क्या होती है, फिक्स होती है। मतलब अगर साधारण भाषा में लिखा तो प्लैनेट पर यूनिट टाइम में सन के अराउंड इक्वल एरिया कवर करता है, इक्वल एरिया कवर करता है। कह रहा कोई भी प्लैनेट जो होता है पर यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकंड में सन के अराउंड हमेशा इक्वल एरिया कर, कहीं पर भी रहे वो सन के अराउंड हमेशा क्या करेगा, इक्वल। एक सेकंड में अगर वो 50 इसका एरिया कर रहा है तो कहीं पर भी रहे सन के, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कहीं रहे, वो एक सेकंड में 50 इसका ही एरिया कवर करेगा। यानी इसे कहते हैं एरियल वेलोसिटी, डी ए अपॉन में डी टी कॉन्स्टेंट है। क्या है, किसी भी सन की जो डी एक्स अपॉन में डी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी। क्या होता है, डी एक्स अपॉन में डी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी। तो डी ए अपॉन में डी क्या होगा, एरियल वेलोसिटी। और किसी भी प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा सन के अराउंड में कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, आप देखिए इसको प्रूफ करने आ रहे हैं। प्रूफ, देखिए भैया प्रूफ करने से पहले आपको पता होना चाहिए, इन केस ऑफ प्लैनेट अगर मैं प्लैनेट की बात करूं तो प्लैनेट पे किसी प्रकार का कोई टॉर्क नहीं लगता। टॉर्क क्या होता है पता आपको, जो रोटेशन स्पीड को क्या करे, चेंज कर दे। जो रोटेशन स्पीड हो, जैसे पंखा है, पंखे की स्पीड को अगर कोई चेंज करेगा ना तो उसके ऊपर क्या लगा है, टॉर्क लगा है। क्या लगा है, तो टॉर्क रोटेशन स्पीड को चेंज करता है। लेकिन हमें पता है प्लैनेट की रोटेशन स्पीड में कोई बाहर से कोई चीज लगने वाली है नहीं, तो उसके ऊपर टॉर्क कभी लगता है नहीं। मैंने आपको बताया था भैया, यहाँ पर दो चीजें आने वाली है। फर्स्ट, वी नो टॉर्क क्या होता है, डीएल अपॉन बी डी होता है। किसको याद है, चैप्टर नंबर 6 मैंने बताया था रिलेशन इन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो मैंने कहा था डीएल अपॉन टॉर्क इक्वल्स टू डीएल अपॉन डी, से प्रूफ भी कराया था मैंने, ठीक है। तो मुझे पता है प्लैनेट केस में टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी डीएल अपॉन डी भी क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 आता है, किसी चीज का डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो चीज कांस्टेंट है। वो चीज क्या है, यानी एल क्या है, कांस्टेंट हो गया। एल क्या हो गया, अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है तो इसका मतलब एल क्या है, कांस्टेंट है। एल क्या है, यानी प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम हमेशा, एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या होता है, अब इससे दो बात पता लगती है। अगर प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम, इसका प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, तो अगर आपको याद होगा एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी आर। क्या होता है,
एंगुलर मोमेंटम आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2, उसमें बोर्स पोस्टुलेट्स पढ़ रहे होगे। बोर्स पोस्टुलेट्स में पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास, वेलोसिटी और रेडियस। मैंने पढ़ाया था फिजिक्स में भी, चैप्टर नंबर 6 एंगुलर मोमेंटम में। MVR साइन थीटा भी लगता है, लेकिन साइन यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि रोटेशन मोशन में साइन की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताई थी आपको, 1 होती है, याद है। रोटेशन मोशन में साइन की वैल्यू, क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, बताया होगा तुम्हें, याद नहीं रहता, याद है तुमको बे? चलो ठीक है, MVR कांस्टेंट होता है, L कांस्टेंट यानी MVR कांस्टेंट। अच्छा M क्या है, मास है, V M क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, R क्या, उसकी ऑर्बिट की रेडियस। कांस्टेंट अपॉन में क्या आ गया, मास, क्या आ गया, कांस्टेंट तो ही, मास ऑलरेडी कांस्टेंट होता, तो ये भी क्या हो गया, पूरी टर्म क्या आ गई, कांस्टेंट, क्या आ गई, तो V क्या आ गया, कांस्टेंट अपॉन में रेडियस, यानी वेलोसिटी को इनवर्सली मल्टीप्लाई क्या आ गया, रेडियस। समझे इसका मतलब, जो प्लेनेट की ऑर्बिट जितनी बड़ी होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उतनी कम होगी। जैसे मैं बात करूं मरकरी की, मरकरी बहुत पास में है, तो उसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन प्लूटो क्या है, बहुत दूर है, उसकी ऑर्बिट क्या बहुत बड़ी है, रेडियस बहुत बड़ी है उसकी ऑर्बिट की, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। कई साल तक यही नहीं पता लगा था कि प्लेनेट है वो ऑर्बिट, ओ सॉरी प्लूटो, या कुछ और है, क्योंकि उसका रोटेशन स्पीड इतनी स्लो थी कि वो हमेशा एक पॉइंट पर ही दिखता था, एक पॉइंट पर दिखता था, इसलिए सब क्या समझते थे उसे, स्टार, क्या समझते थे। तो ये आर, ये क्या है, ऑर्बिट की रेडियस, ये क्या है, ऑर्बिट की रेडियस, ये ऑर्बिट की क्या है भैया, ऑर्बिट की रेडियस। अगर ऑर्बिट की रेडियस ज्यादा होगी तो ऑर्बिट की स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, ये क्या है, ऑर्बिटल स्पीड, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। समझिए बेटा, एक तो ये बात पता लगी। अब इसे प्रूफ कर देता हूं मैं, ये कांस्टेंट होता है, तो देखिए भैया प्रूफ देते हैं। देन हमें पता है एल तो क्या हो गया, कांस्टेंट, बाय ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम याद है आपको, चैप्टर नंबर 6, मैंने कहा था ये आउट ऑफ सिलेबस है, एक बार करा रहा हूं, दोबारा नहीं कराऊंगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम था L इक्वल्स टू में 2m dA अपॉन में dt, याद है, ये आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, ठीक है। तो L क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट, M क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, D अपॉन में dt क्या है, एरियल वेलोसिटी, क्या है, हमें पता है प्लैनेट के केस में L क्या होता है, कांस्टेंट, प्लैनेट के लिए L की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट, 2m dA अपॉन में dt क्या आ गया, ये हो गया। अब इसको आगे लिखते हैं तो क्या होगा, dA अपॉन में dt इक्वल्स में कांस्टेंट अपॉन में 2m, कांस्टेंट 2 क्या है, कांस्टेंट, m क्या है, प्लैनेट का मास, वो भी क्या है, कांस्टेंट, तो ये क्या हुआ, dA अपॉन में dt भी क्या गया, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया, समझ गया। तो एरियल वेलोसिटी किसी प्लैनेट की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि उसके ऊपर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि टॉर्क उसके ऊपर जीरो लगता है, क्या लगता है, टॉर्क जीरो, इसलिए एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहने की वजह से ये आता है और ये आता है, समझ गया भाई, ये हो गया आपका सेकंड लॉ, समझ गया। अब थर्ड लॉ ऑफ केपलर, ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, थर्ड लॉ, इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड, क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, तेरा वाला कलर लेता हूँ, इस तरह फेवरेट कलर है, ठीक है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड पता है, सुन लीजिए, बहुत बढ़िया लॉ है। ये है आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये है आपका सन, इसका मास क्या है, कैपिटल एम, ये ए है, ये ओ है, और ये क्या आ गया, बी, ओ ए और ओ बी, ये कहलाता है सेमी
सेमी मेजर एक्सिस क्या कहलाते हैं? सेमी मेजर एक्सिस। अब ओ ए भी क्या था? मेजर एक्सिस था। ओ ए क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस होगा। ठीक है। और ठीक है कैपिटल टी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है? एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगता है उसको कैपिटल टी कहते हैं। तो अब क्या कह रहा है भैया? अकॉर्डिंग टू कैपलर कह रहा है भैया टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है, एक टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड जो आता है उसका जो स्क्वायर होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के क्या होता है? डायरेक्टली होता है। क्या होता है? समझे? टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली होता है। क्या होता है? टी स्क्वायर इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ आर क्यूब। ठीक है। तो क्यूब आर स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of planet is directly proportional to cube of semi major axis। कह रहा है सेमी मेजर एक्सिस से क्यूब के डायरेक्टली। अब प्रूफ कर रहे हैं इसको। क्या कर रहे हैं? प्रूफ। आपको पता है अगर ये प्लैनेट घूम रहा है कितनी वेलोसिटी घूम रहा होगा? ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहाँ इसको पकड़ के किसने रखा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के। कोई दिक्कत तो नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट अपॉन में क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर। अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? मास ऑफ प्लैनेट वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट पर आवर। एक आर से एक आर क्या हुआ? कैंसिल हो गया। एम से स्मॉल एम क्या हुआ? कैंसिल हो गया। जी कैपिटल एम और ये क्या हुआ? आर। और हमने वेलोसिटी का लिख दिया। वेलोसिटी होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिट का डिस्टेंस जो कि क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन में क्या होता है? टाइम पीरियड। कोई दिक्कत तो नहीं है? वेलोसिटी ऑर्बिट का डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये क्या होगा? इसका स्क्वायर करो तो 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में क्या होगा? टी स्क्वायर। ठीक है भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या होगा? जी एम टी स्क्वायर और ये क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। आप देखो टी स्क्वायर इक्वल्स में क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर जी एम और आर क्यूब। अब देखो 4 क्या है? कांस्टेंट है। पाई क्या है? कांस्टेंट है। जी क्या है? कांस्टेंट है। एम क्या है? मास ऑफ सेंट्रल बॉडी। मास ऑफ सेंट्रल बॉडी कौन है भैया? सन है सेंट्रल बॉडी। ठीक है। तो मास ऑफ। अब इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता नहीं आ रही है कि पूरी टर्म क्या कांस्टेंट है? तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली का क्या? आर क्यूब। अब देखिए नोट डाउन करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है। यूज ऑफ थर्ड लॉ। अब मान लीजिए मैं सन को लेता हूं। किसको लेता हूं? सन को। तो भैया सन के अराउंड में अर्थ घूमती है। सन के अराउंड में जुपिटर घूमता है। सन के अराउंड में सैटर्न घूमता है। सैटर्न एसटी। समझ गए भैया? सबके लिए सेंट्रल बॉडी क्या है? सन है। सबके लिए सेंट्रल बॉडी क्या है? अच्छा अर्थ क्या? देखिए तो अर्थ के लिए मैं लिख रहा हूं तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इक्वल्स में क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन और क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। बोलो हाँ। समझ गया? ये होगा ना? अब देखिए जुपिटर के लिए लिखूंगा टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर का स्क्वायर क्या होगा? 4 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ जुपिटर। सॉरी मास ऑफ जुपिटर नहीं आएगा, सन आएगा जिसके चारों ओर घूम रहा है। ठीक है। सन और रेडियस ऑफ जुपिटर का क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा सैटर्न के लिए लिखो तो टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न का स्क्वायर इक्वल्स में 4 पाई स्क्वायर जी किसके अराउंड घूम रहा है? सन के अराउंड। और ये क्या होगा? मास ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ
सैटर्न का क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ गया? ये थर्ड लो, तीनों सारे प्लैनेट के, मतलब ये प्लैनेट के लिए हो गया, प्लैनेट सन प्लैनेट सिस्टम के लिए। अगर थर्ड लॉ को मैं सन प्लैनेट के लिए लिखूं तो ये इस तरीके से लिखे जाएंगे, ठीक है, समझ गया? अगर मैं यही लॉ प्लैनेट मून के लिए लिखूं, प्लैनेट मून के लिए, देखिए भैया ये है प्लैनेट और ये है उसका मून, इसके लिए लिखूं तो इसके लिए सेंट्रल बॉडी क्या होगी, प्लैनेट हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ मून स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर जी, मास ऑफ यहाँ पे क्या आएगा बताओ, प्लैनेट आएगा, सेंट्रल बॉडी इस बार क्या है, प्लैनेट है, और रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब। समझ गए भैया? तो इस तरीके से आपको इस लॉ को यूज करना है, ठीक है। अब आता है लास्ट टॉपिक, फ्री फॉल। क्या आता है भैया इस चैप्टर का? लास्ट टॉपिक है भैया, हाँ खत्म हो गया चैप्टर। परसों से न्यूमेरिकल चालू करूंगा, संडे तक न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। वेट लेसनेस, वेटलेसनेस क्या भैया? वेटलेसनेस मतलब ऐसी कंडीशन जहां पर आपका वेट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए? वेट क्या होता है, m इंटू में जी। वेट क्या होता है? मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जी जीरो हो सकता है। अब जी जीरो कहां पे हो सकता है? सेंटर ऑफ अर्थ पर, सेंटर ऑफ प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट के सेंटर पे जाओगे आपको जी मिलने वाला है जीरो वहां पर। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था वेरिएशन इन जी डेप्थ में क्या होता है, 1 माइनस डी अपॉन में आर। अगर आप सेंटर पे गए एट सेंटर, अगर मैं सेंटर की बात करता हूं तो डेप्थ क्या होगी, उस प्लैनेट की रेडियस के क्या होगी, बराबर हो जाएगी। क्या होगी? अगर आप सेंटर पे चले गए तो जहां पे जिस डेप्थ पे गए वो तो सेंटर की रेडियस के बराबर होगा। हाँ, 1 आर अपॉन में आर क्या हो जाएगा भैया, जीरो। और वहां पर अगर जी जीरो हो गया तो वेट क्या हो गया, जीरो, वेटलेसनेस हो गया। दूसरा है स्पेस। कहाँ है? स्पेस। स्पेस में आपका जी हमेशा क्या होता है, जीरो। तो फिर वेट क्या आएगा आपको, वहां पे जीरो मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप बात करते हो एक जगह पे और फ्री फॉल, क्या है? अगर कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल याद है? फ्री फॉल आपको देखिए, फ्री फॉल बता रहा हूं मैं आपको, ये बॉडी है, इसका मास क्या है, एम है, क्या है, इसका वेट क्या है, एम जी, क्या है, और ऊपर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। अगर आपको याद होगा नॉर्मल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, वेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वेट। यही डब्ल्यू डब्ल्यू से लिखा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो इसका गिरने का एक्सीलरेशन क्या होगा, जी के बराबर होगा, है ना। अब इक्वेशन बताओ, बॉडी कहां गिर रही है, नीचे। बॉडी नीचे गिर रही है तो क्या होगा, बॉडी नीचे गिरी है तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा, ऊपर वाला फोर्स कम। तो नीचे वाला फोर्स क्या है, एम जी, ऊपर वाला फोर्स क्या है, आर। अरे याद है ना आपको, मैंने बताया था नेट फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, बॉडी का मास इंटू में उसका एक्सेलरेशन। किसी बॉडी पे नेट फोर्स निकालना तो उसके मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, बॉडी कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, तो उस बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, नीचे लग रहा है एक ऊपर लग रहा है। तो ऊपर कौन लग रहा है, वेट, नीचे लग रहा है एम जी। तो यहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नीचे, ऊपर नीचे वाला लगने वाला फोर्स, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है, ऊपर कौन लग रहा है, आर, और बॉडी नीचे आ रही है, मास एक्सेलरेशन क्या बॉडी का, जी के बराबर। एम जी से एम जी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, आर बराबर में जीरो, आर ही क्या है, वेट है, वो भी जीरो, ठीक है। तो इन सारे केस में आपको वेटलेसनेस वाली प्रॉब्लम मिलती है। प्रॉब्लम फ्रॉम वेटलेसनेस, प्रॉब्लम फ्रॉम वेटलेसनेस। वेटलेसनेस से प्रॉब्लम क्या आती है, तो बोन बिकम वीक, हड्डियां जो होती है वो वीक हो जाती है। क्या होती है, ठीक है। ऑर्गन सही से काम नहीं करते, डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है। रह रह के चक्कर आते हैं, मन मचलता है, ठीक है भैया। अब उल्टी आती है, वेटलेसनेस, लेसनेस, ठीक है भैया। तो यही तक पढ़ाया था और ये चैप्टर खत्म हो गया। कल से परसों से क्लास से हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर की सारी वीडियो देख लियो, ठीक है। अभी मेरे को रिकॉर्डिंग होगी ना।